औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनशीन पर तशरीफ फरमा जिले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब अब्दुल मजीद साहब, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली जनाब इम्तियाज जलील साहब, जनाब वारिस पठान साहब, महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर सैयद मोइन साहब, और बाद से तशरीफ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान बल्दिया, मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई कि पटाखे मत छोड़िए। मैं जो बोलूंगा उस मेरे अल्फाज में खुद पटाखे छूटने वाले हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेरे अल्फाज जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह मेरी ज़बान से निकालेगा वो खुद एक धमाका पैदा करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो आप बराए मेहरबानी उन पटाखों को बंद कर दीजिए, और वक्त कम है इसलिए, और उससे अफरा तफरी पैदा होती है। मालिक साहब उसको बंद कराइए। मालिक साहब, मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस जलसे का आ रहा है, और आज आरा पर हम यहाँ पर हजारों की तादाद में जमा हुए हैं, तो वहीं पर हिंदुस्तान के कैपिटल में दिल्ली में दारुल हुकूमत दिल्ली में हुकूमत यानी मोदी के 2 साल की तकमील पर अपना जश्न मना रही है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, बीजेपी की मरकज में सरकार बनकर 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, और बड़ी जोर शोर के साथ जश्न मनाया जा रहा है। अखबारात में कोहरों रुपये के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम सहारनपुर में तकरीर करते हुए अवाम के सामने ये कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। आजम से मालेगांव के इस मुबारक सरजमीन से पूछना चाहती हैं कि मिस्टर मोदी, आपकी सरकार को 2 साल हुए, और 2 साल की तकमील पर आपकी हुकूमत इतने बड़े दावे कर रही है जैसा कि 50 साल से आपकी हुकूमत थी हिंदुस्तान में। 2 साल में मिस्टर मोदी कह रहे हैं कि 56 इंच का मेरा सीना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपना सीना नहीं नापा अभी तक। जिस दिन नाप लूंगा बता दूंगा मुझ मोदी को। मगर 2 साल की तकमील पर बड़े बड़े बातें की जा रही हैं। मैं बीजेपी चाहूंगा और शिवसेना से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि शिवसेना इनके साथ हुकूमत में है
नहीं मालूम कि शिवसेना ए टीम में है या बी टीम में है, मगर हम पूछना चाहते हैं कि वजीर आजम बनने से पहले मोदी ने वादा किया था कि हमारी हुकूमत बनेगी तो हर साल हिंदुस्तान में बेरोजगार नौजवानों को 1,20,00,000 नौकरियां दी जाएंगी। मैं बीजेपी और शिवसेना और एनडीए के तमाम जमातों से मेरा सवाल है, 2 साल का तो आप जश्न मना रहे हैं, मनाइए, मगर हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब बेरोजगार नौजवान जिनका ताल्लुक मुसलमान और दलित और बैकवर्ड क्लास के तबके से है, वो नरेंद्र मोदी से और उनकी हुकूमत से सवाल कर रहा है और उनसे पूछ रहा है कि तुमने वादा किया था कि हर साल 1,20,00,000 नौकरियां हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों को मिलेंगी। कहां है वो नौकरियां मित्रों, कहां है वो नौकरियां मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? आपकी हुकूमत के मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के आदाद-ओ-शुमार आपके सामने रख रहा हूं। इस साल के लेबर मिनिस्ट्री के आदाद-ओ-शुमार ये कह रहे हैं कि सिर्फ 1.5 लाख बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां मिली हिंदुस्तान में। बताओ बीजेपी शिवसेना वालों, तुमने तो बड़ा जहर घोला था, लोगों के सामने जाकर सब्ज बाग दिखाया, हिंदुस्तान के गरीब आवाम के जज्बात का मजाक उड़ाया और कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, मोदी वजीर आजम बनेंगे तो हिंदुस्तान के गरीब बेरोजगार नौजवान बच्चे और बच्चियों को 1,20,00,000 सालाना नौकरियां मिलेंगी। बताओ आपका वादा कहां तक सच साबित हुआ है? आज इस साल सिर्फ 1.5 लाख लोगों को नौकरियां मिलती हैं। आबादी 65% आबादी हमारे वतन अजीज की 35 साल के कम उम्र नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज ये नौजवान हिंदुस्तान के इख्तिदार और सल्तनत पर बैठने वाले, उस ताज और तख्त पर बैठने वाले नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहा है, मिस्टर मोदी, आप तो हिंदुस्तान के सल्तनत के बादशाह तो बन गए, मगर तख्त ताज पर बैठने के बाद आपने गरीब नौजवानों के रोजगार के ताल्लुक से कुछ नहीं सोचा। बताइए नौकरियां कहां चले गई? आप तो 15 लाख का सूट पहनकर ओबामा से मुलाकात करके चाय पी लिए, मगर आज वो गरीब को चाय पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। आज हिंदुस्तान का गरीब पीने का साफ पानी उसको नहीं मिलता। आज नौजवानों के चपला घस जाती हैं, मगर बैंक से कुछ लोन नहीं मिलता। किसान मर रहा है मिस्टर मोदी। आज इस रियासत महाराष्ट्र में इस साल 4,000 के करीब किसान खुदकशी कर लिए। अफसोस होता है जो हिंदुस्तान की मोहब्बत पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, जो हिंदुस्तान की इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। आज महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में 4,000 किसान खुदकशी कर लिए, मगर जश्न मनाया जा रहा है दिल्ली में कि 2 साल की तकमील हुई। अरे कभी जाकर उन किसानों के घरों में झांक कर देखते तो तुमको मालूम होता कि जिसकी बेवा आज अपने शौहर के लिए तड़प तड़प कर रो रही है, जश्न मनाने से पहले उन गरीब नौजवानों के घर को जाकर देखते, उन गरीब नौजवानों के जेब में पैसा तो नहीं है, ना उनके घर में खाना है, मगर तुमने नौजवानों को और हिंदुस्तान की आवाम को वादा किया था मिस्टर मोदी के 15 लाख लेकर आएंगे। आज हिंदुस्तान की आवाम वजीर आजम से पूछ रही है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहां है मेरे 15 लाख? कहां है मेरे 15 लाख? कहां है मेरे 1,20,00,000 नौकरियां जिसका आपने वादा किया था? अरे हर महाज पर बीजेपी नाकाम साबित हो रही है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब मोदी वजीर आजम बने, बैनुल-अक़वामी मार्केट में ऑयल बिकता था, $80 के ऊपर एक ऑयल का बैरल बिकता था। आज
$45 पर एक ऑयल का बैरल मिलता है, 80 से या 85 से 35 पर आ गए, $50 कम हो गए, $50 कम हो गए, मगर पेट्रोल की कीमतों में कमी नहीं आती। $50 ऑयल का बैरल में कमी हो गई, मगर डीजल की कीमतों में कमी नहीं आती। $50 की कमी हो गई, मगर 7 मर्तबा एक्साइज ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये कौन से अच्छे दिन की आप बात कर रहे थे कि ना हमको नौकरियां मिलती हैं, ना पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आती है, मगर हिंदुस्तान के वजीर आजम बात करते हैं अच्छे दिन की। तीसरी मिसाल दे रहा हूं कि बीजेपी और शिवसेना 2 साल का जश्न मना रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के जितने बैंक हैं उसमें कितना एनपी है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी ऐसा लोन जिसकी अदाई मुश्किल है, जिसको बरसात भूल जाते हैं, उसको एनपीए कहते हैं। मालेगांव के गयूर नौजवानों, मालेगांव की इस मुबारक सरजमीन पर बसने वाले इज्जतदार भाई और बहनों, आपको जानकर गम होगा कि हिंदुस्तान के बैंकों में एनपीए कितना है। 13 लाख करोड़ का एनपीए, 13 लाख करोड़ का एनपीए है। और पूरे हिंदुस्तान का, हमारे वतन अजीज का बजट 18 या 19 लाख करोड़ का हमारा बजट है। एनपीए 13 लाख करोड़ का है। मिस्टर मोदी, ये कौन से अच्छे दिन की आप बात कर रहे हैं? अरे 19 लाख का मेरे मुल्क का बजट, 19 लाख करोड़ का मेरे मुल्क का बजट, और बैंकों में एनपीए 13 लाख करोड़ का। आज मराठवाड़ा में विदर्भ का किसान अगर 2 लाख का लोन लेता है, अदा नहीं करता तो खुदकशी कर लेता है। मिस्टर मोदी, आपके कौन से 6 दिन हैं कि विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर लंदन पहुंच जाता है, 9,000 करोड़ लेकर लंदन पहुंच जाता है। आप तो वादा किए थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये क्या मान बाज रहा है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। फिर एनपीए कितना कैसा हो गया? 13 लाख करोड़ का। कैसे विजय माल्या भाग गया 9,000 करोड़ लेकर? कैसे हिंदुस्तान का किसान मर रहा है, खुदकशी कर रहा है? अरे इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों, क्या तुम्हारे सीनों में धड़कता हुआ दिल नहीं है? क्या तुम्हारे जज्बात खत्म हो चुके हैं कि इंसान की मौत हजारों की तादाद में हिंदुस्तान में होती है, मगर इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वाले, दिल्ली की सल्तनत पर बैठने वालों की आंखों में आंसू नहीं आते, जश्न मना रहे। अफसोस होता है मुझे तुम्हारे जश्न पर। तुमको जश्न नहीं मनाना चाहिए था। तुम कहते कि हम जश्न नहीं मनाएंगे, हम गरीबों की गरीब गुर्बत की तकलीफ को महसूस करते हुए कोई जश्न नहीं मनाएंगे, किसानों की खुदकशी को देखकर जश्न नहीं मनाएंगे, मगर जश्न मनाया जा रहा है। हजारों लाखों रुपये बल्कि करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। बीजेपी के ऑफिस के सामने पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि दूल्हे भाई की बारात आ रही है कि बजाओ बाजा बजाओ। 2 साल हो गए, 2 साल में आपने ये नक्शा बिगाड़ दिया, 2 साल में आपने नक्शा बिगाड़ दिया। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप तो वादा किए थे कि घुसपैठी को आने नहीं दूंगा। आप तो वादा किए थे कि अगर हमारा एक सर कटेगा हमारे सिपाही का सरहद पर, तुम 10 सर काट देंगे। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा था कि पाकिस्तान से ऐसी बातचीत हम नहीं करेंगे, बिरयानी नहीं खिलाएंगे, हम सख्त जवाब देंगे। ये क्या बात है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर? ये कौन से अच्छे दिन है कि नवाज शरीफ के घर में शादी पर पहुंच गए? उर्दू की मशहूर कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला की गाना। आप वहां पर पहुंच गए। हमसे कहते थे, हमारे मुस्लिम इलाकों को बोलते थे ये पाकिस्तान है, ये इलाका पाकिस्तान है। जबकि हमारे बुजुर्गों ने जब मुल्क के 2 टुकड़े किए गए तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे।
मालेगांव में जो आज बस रहे नौजवानों, उस वक्त कि हम जिन्ना के पैगाम को नहीं मानेंगे, जिन्ना हमारा लीडर नहीं है, हम जिन्ना के पैगाम को ठुकराते हैं। मालेगांव के बुजुर्गों ने जब मुल्क के दो टुकड़े किए जा रहे थे तो बुजुर्गों ने पुकार पुकार कर कहा मोहम्मद अली जिन्ना को, सुनो जिन्ना, ये वो सरजमीन है जहां पर हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर तिरंगा लगाया गया था तो इस सरजमीन पर लगाया गया था। अंग्रेजों से आजादी हिंदुस्तान के किसी हिस्से को मिली तो 7 दिन तक मालेगांव के इलाके को मिली थी। हम जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया। और आप क्या मिनिस्टर, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे वजीर आजम, नवाज शरीफ खड़े हुए हैं जिनको पाकिस्तान में मियां साहब बोलते, किसी वास्ते शायद हमको देख के मियां साहब से मिले प्राइम मिनिस्टर, ऐसा मिले। टीवी पर जब मैं देखा तो ऐसा लग रहा था कि किसी इलाके में एक मेला होता था, हमारे बचपने में मेला होता था, झूले लगते थे, हम लोग जाकर बचपने में झूलों पर बैठते थे, वो मिठा खाते थे। ऐसा लग रहा था कि कोई मेला हुआ था और बरसों पहले 2 भाई बिछड़ गए, बरसों के बाद मिले तो ऐसा मिल रहे मिस्टर मोदी और मिस्टर नवाज शरीफ, हाथ पकड़ के चल रहे। क्यों? मैं बोला ये क्या हो रहा भाई, ये तो हमको बोलते थे कि तुम पाकिस्तान के हाथ पकड़ते, तुम पाकिस्तान को देखते, आप पकड़ लिए उनका हाथ। क्या बात है, आप नवाज शरीफ की घर की शादी में चले गए, पाकिस्तान बदलने वाला नहीं था, पाकिस्तान ने कहा मिस्टर मोदी आप घर को तो आ गए, अब हम आपके घर में टेररिस्ट को भी जाएंगे। हमारे पठानकोट के एयरफोर्स बेस में हमला हुआ, हमारे सिपाही मारे गए। बताइए कौन से अच्छे दिन है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कौन से अच्छे दिन है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये जिसका आपने मुल्क से वादा किया था। हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट्स खत्म हो गए, आपकी हुकूमत ऐलान करती है कि आप कहते हैं कि मेरी हुकूमत, मैं देश का प्रधान सेवक हूं, मेरी हुकूमत गरीबों के लिए है। तो आज मालेगांव का ये लूम चलाने वाला मिस्टर मोदी आपसे पूछ रहा है, अगर आपकी हुकूमत गरीबों पर है, अगर आपकी हुकूमत गरीबों के लिए है, अगर आपकी हुकूमत मेहनत करने वालों के लिए है, अगर आपकी हुकूमत पसीना बहाने वालों के लिए है, तो मालेगांव के लूम में काम करने प्राइम मिनिस्टर आपसे पूछ रहा है कि एक सरमायादार को फायदा पहुंचाने के लिए जो बंबई में जिसकी 27 मंजिला इमारत है, उस महल में बैठने वाले शख्स के लिए आपने हमारे पावर लूमों को खत्म करने के लिए, गरीबों को खत्म करने के लिए 25% डंपिंग ड्यूटी यान पर क्या आपने क्यों लगाई? बताओ मिस्टर मोदी, क्या ये अच्छे दिन है कि यान के ऊपर 25% एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है, और फिर जिसको फायदा हो रहा है, कितने में बिक रहा है, कितने में बिक रहा है वो POW रॉ मटेरियल? 75 रुपये में बिक रहा है मिस्टर मोदी। 15 लाख की जरूरत नहीं है हमारे को, आप ये 25% की एंटी डंपिंग ड्यूटी निकाल दो मिस्टर मोदी, ये तमाम के तमाम पावर लूमों को फायदा हो जाएगा। मगर क्योंकि आपको सरमायादार की मदद करना है, वो आपके लिए अजीज है, ये गरीब अजीज नहीं है मिस्टर मोदी। आपका दावा झूठा है कि आपकी हुकूमत गरीबों के लिए है, आपकी हुकूमत कैपिटलिस्ट के लिए है, आपकी हुकूमत पैसे वालों के लिए है, आपकी हुकूमत गरीब लोगों के लिए नहीं है। जो 18-12 घंटे पावर लूम में काम करता है, उनकी तकलीफ का आपको क्या अंदाजा? अगर अंदाजा होता तो ये 25% की डंपिंग ड्यूटी नहीं लगाते उनके ऊपर आप। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जुलाई के महीने में जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, मैं इस मसले को हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में उठाऊंगा
हुकूमत से सवाल करूंगा कि गरीबों से नाइंसाफी है, इसको खत्म करना चाहिए। चीन से आपने कर दिया, चीन अपना कपड़ा बांग्लादेश को भिजा रहा, हमारे एक्सपोर्ट जीरो हो गए। वो जो 7.5% की ड्यूटी बैक थी उसको 2.5 कर दिया। ये कौन से अच्छे दिन है मिस्टर मोदी? ये कहां के अच्छे दिन है मिस्टर मोदी? और बताइए अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने सहारनपुर की तकरीर में कहा कि मैं वोट बैंक की राजनीति पर भरोसा नहीं करता, मैं किसी की वोट बैंक की राजनीति पर भरोसा नहीं करता, मैं किसी एक मजहब के बारे में बात नहीं करता, मैं चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान तरक्की करे, बहुत अच्छा है। मगर ये कौन से अच्छे दिन है मिस्टर मोदी? महाराष्ट्र के बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मुसलमानों को तालीम में रिजर्वेशन देने के लिए कहा, तो आपकी हुकूमत नहीं देती, जाटों को देती हरियाणा में, पटेलों को देती है गुजरात में, मगर महाराष्ट्र के मुसलमानों का हुकूमत नहीं देती। मिस्टर मोदी ये कौन से अच्छे दिन हैं? आपके दावे कहां तक सच्चे हैं जब आप कहते हैं कि मैं मजहब को नहीं देखता? आपकी हुकूमत आप मजहब को देखकर नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर मजहब आपकी आंखों में कोई माने नहीं रखता तो फिर देते क्यों नहीं? गरीब नौजवानों को महाराष्ट्र के हमारे बच्चे और बच्चियां जो तड़प रहे हैं पढ़ने के लिए, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जाके चांद पर जाकर हिंदुस्तान के झंडे को गाड़े, आप क्यों नहीं देते हमको मौका? तो हमको मौका मगर जाटों को देते हैं। क्यों? जाट आपको अजीज है, महाराष्ट्र का मुसलमान अजीज नहीं है। गुजरात का पटेल आपको अजीज है, महाराष्ट्र का मुसलमान अजीज नहीं है आपको मिस्टर मोदी। मैं आप ही के अल्फाज को सामने रखकर कह रहा हूं, दुनिया तो मुझे बदनाम करती है कि ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है। अरे ओवैसी हक को बयान करता है, और अगर हक को बयान करना भड़काऊ भाषण है, सदार की कुर्सियों पर बैठने वालों, जब सांस को रखेगा मैं हक को बयान करता रहूंगा, भड़काऊ भाषण देते रहूंगा। तुम्हारे कानों में अगर मेरे अल्फाज तीर की तरह चुभते हैं तो तैयार हो जाओ, ये अल्फाज अब रुकने वाले नहीं है। हमने 70 साल खामोशी को अख्तियार किया, हमने 70 साल अपने अरमानों को घोट घोट कर खत्म कर दिया, हमने 70 साल इंतजार किया कि काश कोई हमसे इंसाफ करे। 70 साल एक कौम के लिए बहुत लंबा अरसा होता है। अब नौजवानों, बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, अब खामोश नहीं बैठा जा सकता। अब घुट घुट कर हम खामोश नहीं रोएंगे। अगर हम रोएंगे तो वो भी रोएंगे, अगर हम हंसेंगे तो वो भी हंसेंगे, अगर हम तरक्की करेंगे तो मुल्क भी तरक्की करेगा, अगर हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं देना चाहता हूं, ये सोच को तब्दील करना पड़ेगा। नहीं खामोशी अख्तियार नहीं करेंगे, लड़ेंगे अपने हक के लिए। जमहूरियत है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमसे कहता है कि अपने हक के लिए लड़ो। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा वतन अजीज का कॉन्स्टिट्यूशन है। मालेगांव के गयूर नौजवानों, ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हमारे उन बुजुर्गों की कुर्बानियों की वजह से बना, जिन्होंने अंग्रेजों की ताकत और इस मालेगांव। अगर आज तुम उन मुजाहिदीन आजादी करना चाहते हो तो उठो नौजवानों, उठो। अगर तुम्हारे सीनों में उन मुजाहिदीन की कुर्बानियां जिंदा है, उठो। अपने मुकद्दर के फैसले तुम खुद आज कर सकते हो। अपनी जमात से वाबस्ता हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। याद रखो इंशाअल्लाह ताला जब हम इत्तेहाद की अहमियत को समझ जाएंगे और उस पर अमल करेंगे तो इससे बड़ी ताकत कोई और नहीं है। मगर फर्क यह है कि हम मुत्तहिद होने को तैयार नहीं। अगर हम मुत्तहिद हो जाएंगे तो हमारे जो मसाइल रुके हुए हैं वो मसाइल हल किए जा सकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
और अच्छे दिन की बात करते हैं। मिस्टर मोदी अच्छे दिन की बात करते हैं। अच्छा, मुझे यह भी बताया गया कि कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस के लीडर भी आए थे, कभी यहां पर आए, सुना मैं, आकर बहुत मेरे बारे में बोल के गए। अरे राष्ट्रवादी वालों, मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हैं माशाअल्लाह, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मेरी दरियाफ्त करना छोड़ दो, मैं नहीं हूं बैचलर अभी। अरे उनके पीछे उन्हें तो कुछ करने तैयारी नहीं, मगर आप मेरे पीछे और हमारे बारे में बोले जाते, ये ऐसा वैसा, वो मंजलिस इनसे मिली भी है, मंजलिस उनसे मिली भी है। कांग्रेस पार्टी तमाम मस्जिद भी है, इन पर कोई असर नहीं होता हमारी तरफ, क्योंकि मंजलिस दलितों और मुसलमानों आरएसएस से लड़ रही है, कांग्रेस राष्ट्रवाद, तो ये तमाम के और कैसे एक हो गए? मुझ पर इल्जाम, मेरी जमात पर इल्जाम, अब्दुल मालिक पर इल्जाम, मैं उत्तर प्रदेश जाता हूं तो इल्जाम, मैं हिंदुस्तान के कोने में जाता हूं तो इल्जाम। अरे बताओ, क्या तुम्हारा गुरूर खत्म कब होगा? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान कांग्रेस वालों बताओ, क्या मैं तुम्हारी गुलामी करने के लिए पैदा हुआ? बताओ कांग्रेस वालों, क्या मेरा पैदा होना इस दुनिया में तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं? कांग्रेस वालों, मेरा इस दुनिया में पैदा होना अल्लाह की इबादत करने का वही मकसद है। मैं अल्लाह की गुलामी करूंगा, तुम जैसे थर्ड क्लास लोगों की गुलामी नहीं करूंगा। मैं लोगों को जगाऊंगा, तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। तुम्हारे कई चेहरे हैं जो सामने आते हैं। वारिस पठान को सस्पेंड क्यों किया? वारिस पठान को सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि वारिस पठान ने कहा कि मैं तौहीद परस्त हूं। वारिस पठान ने कहा कि मैं तौहीद परस्त हूं। वारिस पठान ने कहा कि हिंदुस्तान के दस्तूर में, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नारा नहीं है। वारिस पठान ने कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। वारिस पठान ने कहा कि मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि अगर आज मैं तुम्हारे डर और खौफ से कुछ बोलूंगा तो आने वाली नस्ल मुझसे कहेगी कि तू एक गयूर मुसलमानों का नुमाइंदा था, तू चंद लोगों के सामने डर गया। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। तो उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा यह निकला कि कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा में रेजोल्यूशन मूव करती है और कहती है कि वारिस पठान को निकाल कर फेंक दिया जाए। वारिस पठान ने कहा, निकाल दो मुझे, मगर हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझसे इस बात का मुतालबा नहीं करता। मैं वकील हूं, मैं जानता हूं दस्तूर को मैं नहीं कहूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस का वो जोकर जो यहां पर आया था, ठीक है, मुमरा को आ रहा हूं प्यारे, मुमरा को आ रहा हूं, वहां पर भी मेरी आवाज इंशाअल्लाह ताला पहुंचेगी और तुम्हारी नींद को और खराब करेगी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर और बढ़ाएगी, तुमको और डायबिटिक करेगी, तुम्हारे दिल को और परेशान करेगी। वो उठकर बोला, वारिस को निकाल कर फेंक। क्यों फेंके वारिस को? क्या जुर्म था मेरा? वारिस पठान नहीं है, वारिस आप हैं। जो हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म पर यकीन करता वो वारिस है। जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता वो वारिस है। जो तौहीद परस्त है वो वाहिद वारिस है। वारिस को निकाल कर फेंक दिए। कांग्रेस ने रेजोल्यूशन मूव किया, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मूव किया
और बीजेपी और शिवसेना ने कहा ओके, जब आप और हम साथ हो गए तो फिर मजलिस क्या चीज है। आपने देख लिया कि कांग्रेस जो कहती थी दिल्ली में, उनके बड़े लीडर बोलते पार्लियामेंट में, हम सावरकर को नहीं मानते। फिर आपके प्यारे महाराष्ट्र के असेंबली में सावरकर की बात नहीं कर रहे थे। वारिस का सस्पेंशन इस बात की गवाह है कि तुम सावरकर की सोच पर चलते हो। हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रखकर चलते हैं। तो हिंदुस्तान को सेकुलर नहीं देखना चाहते, हम हिंदुस्तान को सेकुलर बरकरार रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ये काम किया। अब बोलते हैं कि आप इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। अरे भाई, तुम मेरा रिश्ता कितनों से मिलाओगे? कितनों से मुझे मिला के हाँ मैं मर्द जरूर हूं, जरूर एक मर्द की तरह सामने ठहरा हूं तुम्हारे, और इंशाअल्लाह ताला मजलिस का हर अदना रुकन सीना तान कर खड़ा रहेगा जालिमों के खिलाफ। मगर याद रखो कांग्रेस वालों, हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो तुमको बचाना जरूरी नहीं है। हिंदुस्तान मजलिस से बड़ा है, हिंदुस्तान कांग्रेस से बड़ा है, हिंदुस्तान कांग्रेस के परिवार से बड़ा है, हिंदुस्तान संघ परिवार से बड़ा है, हिंदुस्तान मोदी से बड़ा है, हिंदुस्तान सावरकर से बड़ा है, हिंदुस्तान सबसे बड़ा है। हिंदुस्तान को बचाना है, कांग्रेस को नहीं बचाना। कांग्रेस कहीं डूब जाने दो, मुल्क ना डूबे। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी दुनिया से चला जाएगा मगर मुल्क को बचाना। कांग्रेस वाले क्या बोलते, हमको बचाओ तो मुल्क बचेगा, हमारे परिवार को बचाओ तो मुल्क बचाएगा। अरे भाई, 70 साल से हम लोग गोद में आपको उठाकर लोरियां दे देकर सुला रहे। अब नहीं भाई, अब नहीं। अब बच्चे को अपनी अम्मा के साथ बड़ा होना पड़ेगा। अब हम तुम्हारी परवरिश नहीं कर सकते। हमको हमारे बच्चों का ख्याल करना है, हमारे मुस्तकबिल को देखना है। मगर कांग्रेसी बोलते मोदी को रोकना है, बीजेपी को हराना है। तो कांग्रेस को ला लो आप। कांग्रेस वालों, 280 सीट पर मोदी जीत के आया मेरी वजह से। महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा एमपी सीट पर कामयाब होगा मेरी वजह से। तुम पूरे बर्बाद हो गए मेरी वजह से। शरद पवार साहिब की मैं बड़ी इज्जत करता हूं। मुझे अफसोस होता है जब उनकी पार्टी का एक जोकर इस तरह की बात करता। शरद पवार साहब 75 साल के हुए, अच्छा है और जियो। उनकी 75वीं सालगिरह में चीफ गेस्ट असदुद्दीन ओवैसी थे, नरेंद्र मोदी थे। कौन थे चीफ गेस्ट? कैसा कूद कूद के जा रहे थे, सर 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 को जुटा सर आगे सर आगे कह के सर जी सब बराबर है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। आप उनको बुलाते अपनी सालगिरह में, मैं अपने घर में अपने बच्चे का हकीका कराता हूं, गैर को नहीं बुलाता हूं। बच्चे की खतना हुई तो बोलता हूं, मेरे दलित भाई को बोलता हूं, आजा बाप बैठ, खुशी का मौका है, थोड़ा खा लेंगे अपन। आप अपने 75वीं सालगिरह में मोदी को बुलाते और असदुद्दीन ओवैसी पर उंगली उठाते। याद रखो, तुम मेरे अल्फाज का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम मेरे अल्फाज का इंशाअल्लाह मुकाबला नहीं कर सकोगे। अगर मैं बोलना शुरू कर दूं तो फिर तुम बहुत नाराज हो जाओगे, बहुत तकलीफ होगी। इसीलिए बेहतर है कि जो 75,000 करोड़ का करप्शन तुमने किया इरिगेशन में, तुम अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो, बचा लो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। मगर हमारे पीछे मत पड़ो, अपने आप को बचा लो, अपने पार्टी के सदर को बचाओ कि जेल की सलाखों के पीछे ना चला जाए। याद रखो, अब मजलिस रुकने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के हर गांव में, हर जिले हेडक्वार्टर पर मजलिस आ चुकी है और मजलिस पूरी ताकत के साथ मुसलमान और दलितों और कमजोर तबकात को साथ लेकर काम कर रही है।
मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी मालेगांव 2006 30 सितंबर को जो बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें मालेगांव के बच्चों को, नौजवानों को गिरफ्तार करके 5-5 साल जेल में सड़ाया गया, मारा गया, उनके नाखूनों को निकाला गया, पीटा गया, भूखा रखा गया, क्या कांग्रेस पार्टी अब अदालत ने उन मालेगांव के नौजवानों को बेकसूर करार दिया? मैं चैलेंज कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी, क्या तुम 2006 के बम ब्लास्ट के हमारे बच्चों को, जो तुम्हारे जुल्म की वजह से, तुम्हारे तासुब की वजह से, तुम्हारी दुश्मनी की वजह से, तुम्हारी नफरत की वजह से हमारे बच्चों की जिंदगी खराब हुई, क्या तुम आज माफी चाहने तैयार हो? बताओ, क्या तुम आज माफी चाहने को तैयार हो कांग्रेस पार्टी वालों? अशोक राव चौहान तो सदर हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तैयार हैं? पृथ्वीराज चौहान से पूछना चाहता हूं कि आप तैयार हैं? तो बोलेंगे, खामोशी अख्तियार करेंगे। क्या क्या किया गया, कैसे कैसे मारा गया। मैं पढ़ रहा था फ्रंटलाइन मैगजीन में, हमारे नौजवानों की जुल्म की दास्तान को बयान किया गया। ये कांग्रेस वालों के सामने अगर आप हक को बयान करेंगे तो खामोश हो जाएंगे, मर्द नहीं बनेंगे, कमजोर होंगे। तो मैं हमारे भाई से कहना चाहूंगा, मखदूमी भाई से, ये हकीम भी है सुना, जरा कुछ ताकत की दवा बना के दो इन लोगों को, कुछ तो बना के दो इनको आप। ये ऐसे नामर्द मुखन्निस हैं जो बच्चों की जिंदगी को तो तबाह कर दिए। हमारा भाई अबरार बैठा हुआ है यहां पर, आपको मालूम अबरार की दास्तान, जो मैं नहीं बल्कि फ्रंटलाइन मैगजीन में अनुपमा कटाकम ने लिखा, हमारे भाई अबरार से क्या जुल्म नहीं किया गया। मार मार कर मालेगांव से नासिक लेकर गए। अल्लाह राजवर्धन को अल्लाह देख लेगा इंशाअल्लाह ताला। राजवर्धन, तुम कभी सुकून से नहीं रहोगे। तुमने जिन बच्चों को जुल्म किया, उनके माँ बाप की हाय तुझे लगेगी, तेरी औलाद को लगेगी इंशाअल्लाह ताला। अगर हुकूमत इंसाफ नहीं करेगी तो अल्लाह इंसाफ करेगा। याद रख, तूने जो बच्चों को मारा, पीटा, उन बच्चों की ज़बानें बंद थी, मगर जरूर उनके जज्बात, उनके आंसू अल्लाह के अर्श तक पहुंचे होंगे और जरूर इंसाफ होगा। राजवर्धन, याद रख, तू मौत को पुकारेगा, तुझे मौत नहीं आएगी। तू तड़प कर इंशाअल्लाह ताला 120 साल जिंदा रहेगा। हम दुआ करेंगे तेरी लंबी उम्र के लिए, 220 ईयर्स जिंदा रहे। तुझे मालूम होगा तकलीफ किसको बोलते हैं। अबरार को लेकर गए, और कहां लेकर गए? राज्यवर्धन साहब मध्य प्रदेश को लेकर गए, इंदौर को लेकर गए, उज्जैन को लेकर गए, और वहां पर ले जाकर मैडम से मुलाकात करवाए। हाय हाय, कौन मैडम? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर। मैडम साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से अबरार साहब को मिलाए। आप साध्वी रहे कि अबरार से मिले? ओहो, क्या किया वहां पर मैडम ने? अबरार, राज्यवर्धन योर सपोर्ट एंड विल गिव यू एनीथिंग। तुम राज्यवर्धन की तारीफ करो, तुम जो बोले हम तुमको देंगे। अबरार ने कहा नहीं। फिर क्या किया? अबरार को लेकर गए दियोलाली मुकाम पर। राज्यवर्धन साहब ने उनके बहन में शायद कर्नल पुरोहित उनसे मिलाया। कर्नल पुरोहित से मिलाया। पुरोहित ने क्या कहा? कर्नल पुरोहित ने कहा, राज्यवर्धन से प्लीज कोऑपरेट,
फिर मुंबई लाया गया, जुहू में रखा गया, मुझे पीटा गया, मेरे नाखूनों को निकाला गया, बुखार आया तो दवाखाना लेकर चले गए और फिर दवाखाने में आकर मुझसे कहा गया कि देखो हम जो बोल रहे साइन करो। अबरार बेहोश हो गया, कई दिन तक बुखार में रहा अबरार। और अफसोस तो यह है कि इन जालिमों ने अबरार के हमारे घर वालों को 25 लाख देकर खरीद लिया। मेरे अजीज दोस्तों, मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अगर हमारे बच्चों की कहीं पर गिरफ्तारी अमल में आती है बेकसूर बच्चों की, तो हमारे इस सफों में जो मीर जाफर और मीर इन बेईमानों की वजह से तारीख उनको शहीद कर, तारीख गवाह है धोखा देने वाले मुसलमान, तारीख गवाह है कि वाजिद अली शाह को धोखा देने वाले मुसलमान, और तारीख गवाह है कि मालेगांव में हमारे बच्चों का नाम देने वाले भी यही लोग, यही बेईमान, यही मुनाफिकीन, जिन्होंने अपनी अना के लिए, दौलत के चंद टुकड़ों के लिए हमारे बच्चों की जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने इंसाफ किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के दरबार में देर है देर नहीं, इंसाफ हुआ, मगर पूरा नहीं हुआ। पूरा इंसाफ जब होगा जब इन बच्चों से हुकूमत माफी चाहेगी, हमारे भाइयों से माफी चाहेगी। मैं चाहता हूं कि एटीएस के लोग इन बच्चों की आंखों में आंखें डालकर, हमारे भाइयों की आंखों में आंखें डालकर कहें कि हम माजरत चाहते हैं, हमसे गलती हो गई। माफी चाहने में किसी का इम्तियाज या किसी का रुतबा कम नहीं होता। महाराष्ट्र की हुकूमत किसी की हो, अगर महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस की हुकूमत इंसाफ को पसंद करती है तो मल्ले से इस बात का मुतालबा करती है बीजेपी गवर्नमेंट से कि इन बच्चे बेकसूर थे, इनकी जिंदगियां खराब हो गई, इनकी दुकानें बर्बाद हो गई, इनका प्रोफेशन बर्बाद हो गया। हुकूमत को आगे बढ़कर अपने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए इन बच्चों को कंपनसेशन देना पड़ेगा। पैसे तो इंसान की तकलीफ को लौटा नहीं सकते, मगर कम से कम इन बच्चों को इतना तो एहसास होगा, हमारे भाइयों को, कि हाँ हमारे लोग जिन्होंने हमसे गलती की थी वो अपनी गलती का एहसास हो रहे कर रहे हैं, वो नादिम हो है। हम हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा करते हैं कि आप हमारे बच्चों को जो बेकसूर कोर्ट में करार दिया गया, खासतौर से हमारे भाइयों को जो आज यहां पर मौजूद है, हम महाराष्ट्र की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इनको बेकसूर जब कोर्ट ने करार दिया तो इनको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाए। और ये साध्वी मैडम प्रज्ञा ठाकुर, अजीब और गरीब बात है कि मैडम मोटरसाइकिल चलाते, मैडम की मोटरसाइकिल है मगर मैडम नहीं चलाते, उनका कोई दोस्त चलाता, बड़ा दोस्त दिख रहा, उन्हें करीबी दिख रहा, उन्हें मध्य प्रदेश से मोटरसाइकिल मालेगांव को लाया। वो जलील मध्य प्रदेश से मोटरसाइकिल मालेगांव को लाया, लाकर बम ब्लास्ट किया 2008 का, लोग मारे गए। और मोदी सरकार के अच्छे दिन कह रहे हैं, एनआईए कह रही है कि मोटरसाइकिल तो मैडम की थी, मैडम नहीं चला रहे थे, कोई और गधा चला रहा था। मोटरसाइकिल तो मैडम की थी मगर मेंटेनेंस कोई और गधा कर रहा था, इसीलिए मैडम का नाम निकाल रहे हैं। वाह, क्या इंसाफ है मिस्टर मोदी आपका। ये अच्छे दिन आपके हैं, हिंदुस्तान के वजीर आजम, आपको सऊदी अरब की हुकूमत ने अपना सबसे बड़ा एजाज आपको दिया। आप बताइए क्या हो रहा है मिस्टर मोदी। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज भाई और दोस्तों, मोटरसाइकिल मैडम प्रज्ञा ठाकुर की थी, बेकसूर है। 10 लोग मारे गए, बेकसूर हैं। मुंबई 93 में एक मारुति वैन थी,
एक मुस्लिम खातून के नाम पर थी। वैन में से हथियार निकले, कोर्ट ने कहा तुम भी मुलजिम। कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई। मिस्टर मोदी आपको क्या हो गया? आपकी एनआईए भी कह देती कि जब बंबई के बम ब्लास्ट में एक मारुति वैन एक औरत के नाम पर थी तो कोर्ट ने कहा तुम भी मुजरिम। जब मोटरसाइकिल साध्वी के नाम पर है तो साध्वी मुजरिम नहीं बन सकती क्या? जवाब दो क्या साध्वी मुजरिम है या नहीं? मालेगांव के आवाम जवाब दो, क्या साध्वी मुलजिम है या नहीं? जोर से नारे आवाज में आवाज दो। सुन लो इख्तिदार वालों, ये उस सरजमीन आवाज आ रही है गरीबों का खून पर, इंसानों का खून बहा, जहां पर बच्चे यतीम हुए, जहां पर इन नौजवानों ने अपनी जिंदगियों को खराब कर दिया, लुट गए, पिट गए। आज इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। क्या मोदी सरकार सुनेगी? मन की बात बोलेंगे या फिर मन की बात तक हमारे मन की बात नहीं पहुंचेगी? हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। साध्वी को जेल जाना चाहिए प्रोहित के साथ। याद रखो, दहशतगर्दी कोई भी करे, किसी भी मजहब का आदमी करे, वो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है, हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। मैं तुमसे कह रहा हूं, आज अगर ये हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ नरम रवैया मुस्तकबिल में आगे इसका मुतालबा करते हैं, साफ करो। और हद तो कि हमारे ट्रेनिंग कर रहे अच्छा क्या बोले? ये बोलते नहीं। लोगों ने पूछा ये मैं बजरंग दल अयोध्या में, आप महाराष्ट्र को हो ना, गढ़ी चोरली में, वहां चले जाओ, वहां नक्सलाइट है, वहां जाके दिखाओ, अपना ताकत दिखाओ, वहां जाके नारे लगाओ, भारत फूला बोलो, जाओ अंदर जंगल में जाके वहां कूदो, वहां दिखाओ, तलवार दिखाओ। वहां नहीं जाएंगे, वहां अंदर गए तो कपड़े भी वापस नहीं आते। खाली ये पेपर टाइगर है, ये यहां कूद रहे, वहां कूद रहे। मेरे को आगे टीवी वाले बोल रहे ऐसा कर रहे, बोला क्या करते? बोला अगर हम खाली मालेगांव में अगर हमारे भाई की शादी की बारात निकली, या औरंगाबाद में निकली, या हैदराबाद के किसी गली में हमारे भाई की शादी की बारात निकली, अगर हम खाली एक लकड़ी को तलवार समझ के नाचते तो पुलिस आके बोलती कहां से लाया, ये चाकू कहां से लाया, तलवार कहां से लाया, किधर से लाया, कौन दिया? ये क्या इंसाफ है? अगर वो कैंप मुसलमान करते तो क्या करते? हिंदुस्तान में बोलते आईसिस आ गई, आईसिस आ गई, आईसिस आ गई। अब आईसिस का जिक्र आया, वो आईसिस के लोग अपने आप को दाइश बोलते, उन्होंने वहां बैठे हुए, वहां बैठ के उन्होंने मेरे दुश्मन बन गए। दाइश वाले मेरी फोटो दिखा रहे, औरंगाबाद में इलेक्शन कैंपेन कर रहा हूं, मेरी फोटो दिखा रहे दाइश वाले। अरे ये कौन सा खलीफा है? ये बगदादी है। तू तेरे कहीं का खलीफा, तुम कहां का खलीफा? उनके बच्चे वीडियो डाल के 100 दिन वो इसी को डरा रहे, ऐसा करेंगे। अरे बाबू, तुमको मैं चैलेंज कर रहा हूं, आ जाओ जिहाद पे डिबेट कर लेंगे। आईसिस वाला आओ, जिहाद पे डिबेट करेंगे। आओ, तुम जिस जगह बोले मैं तैयार हूं, जिहाद पे डिबेट करेंगे। अरे तुमको इस्लाम नहीं मालूम? वो एक नौजवान बच्चा बोल रहा, बेवकूफ है, वो नालायक है, पूरा इस्लाम अमन का मजहब नहीं, इस्लाम कताल का मजहब है। अरे बेवकूफ, मोमिन को मुसलमान को मोमिन बोलते,
जुल्म के माने है ही नहीं है, बोलता नहीं कताल। नूरुल मसाबे पढ़ो जाके ऐसे वालों, नूरुल मसाबे में 20 शराइत लिखे गए जिहाद के। अल्लामा वो बहुत बड़े आलिम दीन ने क्या लिखा, अल्लामा रागिब अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह ने बताया जिहाद 3 किस्म का है। इन्हों बुतारे नहीं असदुद्दीन ओवैसी तागूत है। प्यारे, ये अजीब व गरीब है। तुम डर के भाग गए हिंदुस्तान से, मैं खड़ा हुआ हूं देखो। तुम डर के भाग गए बीजेपी से, तुम डर के भाग गए मोहन भगवत से, तुम डर के भाग गए शिवसेना से। मैं डर कर नहीं भागा, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं और इन तमाम से नहीं डरने वाला। मैं मुल्क से भागने वाला नहीं हूं, मैं जिंदा रहूंगा। सुनो बगदादी, अगर मेरी आवाज तेरे कान तक पहुंचे तो सुन, असदुद्दीन ओवैसी जिंदा रहेगा तो एक मुजाहिद की तरह रहेगा, और अगर दुनिया से जाएगा तो शहीद बनकर जाएगा। मैं पीठ दिखाकर नहीं भागने वाला। मैं हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी नहीं गुजारूंगा। यह मुल्क मेरा है, इस मुल्क में रहूंगा, बाइज्जत मुसलमान बनकर रहूंगा, बड़े फख्र के साथ मुसलमान बनकर रहूंगा, अपने हक के लिए लड़ता रहूंगा। अरे वो बाप पर बैठकर ये बातें करने वालों, इस्लाम तुम हमको मत सिखाओ। इस्लाम हम जानते हैं, तुमसे अच्छा जानते हैं। तुम्हारे बाप को बगदादी को भी इस्लाम सिखाएंगे, और अगर हमसे बात करा तो बगदादी को कलमा भी पढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करने से पहले आपसे अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए मालेगांव में मजलिस को मजबूत करो। इन बच्चों को देखो, ऐसे कितने बच्चे जुल्म का शिकार होते रहेंगे। अपनी जमात को मजबूत करो, मुत्तहिद हो जाओ, और याद रखो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि मुत्तहिद हो जाओ, एक मजबूत रस्सी की तरह मजबूत हो जाओ, और इत्तेहाद पैदा करो और अपनी जमात को मजबूत करिए। शुक्रिया। अल्लाह